नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आज से हम शुरू कर रहे हैं कोरोना का डेली टेस्ट, जहां वो खबरें होंगी जो आपका हौसला बढ़ाएंगी और साथ ही वो खबरें होंगी जो आपको सावधान करेंगी। लेकिन मैं आपके लिए लेकर आऊंगी कोरोना की वो खबरें जो पॉजिटिविटी से भरी होंगी, कोरोना पॉजिटिव न्यूज। और मैं आपको बताऊंगा कोरोना से जुड़ी हर वो खबर जो लगातार डरा रही है, परेशान कर रही है, कोरोना से जुड़ी हर नेगेटिव खबर। लेकिन नकारात्मक सोच को हमें पीछे छोड़ना है और ऊर्जा से भरना है खुद को, सकारात्मक ऊर्जा से, और कोरोना को हराना है। तो इसलिए सबसे अच्छी खबर सबसे पहले सुनिए पॉजिटिव न्यूज के साथ, जहां लॉकडाउन 4 का प्लान जो है सरकार ने तैयार किया और लॉकडाउन 4 में जोन के हिसाब से कई अहम छूट जो है वो लोगों को मिलेंगी। चौथा चरण 18 मई से जो है वो शुरू होगा। इसमें सिर्फ उन्हीं इलाकों में सख्ती होगी जहां कोरोना के हॉटस्पॉट हैं, यानी सबसे ज्यादा केसेस हैं जो रेड जोन में आते हैं। यहां पर सख्ती के साथ बहुत ही कम चीजों को छूट मिलेगी। कर्मचारियों के साथ आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। हालांकि स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमाघर फिलहाल बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट पर भी रेड जोन में तो कंप्लीट ब्लैंकेट बैन रहेगा, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में आर्थिक गतिविधियां जरूर रफ्तार पकड़ सकती हैं। तो अब तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपको बता दें, अच्छी खबर यह है कि लॉकडाउन 4 में आपको छूट मिल सकती हैं, लेकिन सावधान रहना है। आपको बता दें लॉकडाउन 4 का रोड मैप कैसा होगा। दिल्ली मेट्रो जो इतने दिनों से बंद पड़ी है उसकी सेवा शुरू हो सकती है। मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेवा शुरू हो सकती है। एक सीट के बाद दूसरी सीट में गैप होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जाएगा। स्टिकर्स लगे होंगे। ग्रीन और ऑरेंज जोन जो है उनमें खुलेंगी ये मेट्रो। विमान सेवा शुरू की जा सकती है, लेकिन विमान के टिकट उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो एक फॉर्म भरेंगे, जिसमें जरूरत के हिसाब से तय किया जाएगा कि किसको टिकट देना है या नहीं देना है और कितनी लिमिट में देना है। ग्रीन जोन में बस सेवा भी शुरू हो सकती है। ऑरेंज जोन में खुल सकती हैं दुकानें। ग्रीन और ऑरेंज जोन यानी कि वो जोन जो टोटली क्लीन है या फिर कम रिस्क वाले जोन है, वहां पर दुकानें भी खुल सकती हैं। आर्थिक गतिविधियों में कम कर्मचारियों के साथ शुरुआत की जा सकती है। ई कॉमर्स कंपनियों को अब और ज्यादा छूट मिल सकती है, यानी कि ई कॉमर्स कंपनियां एसेंशियल आइटम के साथ साथ कुछ दूसरे सामान भी डिलीवर कर सकती हैं। इसके अलावा 25 मार्च से देश में लॉकडाउन जो है वो चल रहा है। 1 अप्रैल तक इसे बढ़ाया गया, फिर मई में बढ़ाया गया और 3 बार ये बढ़ चुका है। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक घरों में रहने की हिदायत थी, यानी कि टोटल लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था। 15 अप्रैल से 3 मई तक जरूरी सेवाओं में सशर्त छूट मिली थी। जरूरी सेवाएं जो हैं उनको, एसेंशियल सर्विसेज को छूट मिली थी। 3 मई से 17 मई तक मोदी जी ने कहा था कि भाई जान और जहान दोनों का ख्याल रखना है। आर्थिक गतिविधियां जो हैं उनको बढ़ाने पर जोर दिया था, लेकिन सावधानी के साथ। लेकिन आपको बता दें कि किस तरह से अब कोरोना के साथ हमें जिंदगी जीनी है, सावधानियों के साथ जीनी है। पहले आपको दिखाते हैं कि लॉकडाउन को कौन से राज्य जो हैं बढ़ा चुके हैं, किस राज्य ने लॉकडाउन को बढ़ाया है। महाराष्ट्र की बात करें, तेलंगाना की बात करें तो ये तमाम वो राष्ट्र हैं जहां पर लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है। मिजोरम की बात करें तो यहां पे लॉकडाउन जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये तो आपने देखा ही वो तमाम खबरें जो कोरोना से जुड़ी हैं, पॉजिटिव खबरें हैं। लेकिन ये भी आपको समझना होगा कि आंकड़ों के लिहाज से हिंदुस्तान के आंकड़े चीन से आगे बढ़ चुके हैं, यानी कोरोना लगातार डरा रहा है। लॉकडाउन में जो नेगेटिव खबरें हैं कोरोना की, वो भी हम आपको बताते हैं। मजदूरों पर लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के औरैया में आज बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 दर्जन लोगों की जान गई है। लगभग 25 ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 24 मजदूरों की मौत और 25 मजदूर घायल। और कुछ ऐसी ही जानकारी मध्य प्रदेश के सतना से भी सामने आ रही है। जो इस खबर को लेकर जानकारी है वो आपको बता दें कि सभी मजदूर राजस्थान से आ रहे थे। इस दौरान ट्रक को एक चूने से लदे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर से हाईवे पर चीख पुकार मच गई। कई लोग चूने में भी दब गए। फौरन ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और चूने में दबे शवों को बाहर निकाला गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की बात भी कही गई है। तो एक तरफ जहां औरैया से जो खबर आई उसने डराया, कुछ ऐसी ही खबर मध्य प्रदेश के सतना से भी आई थी। लेकिन हम बात करें औरैया की। औरैया में जो दर्दनाक हादसा हुआ उससे हर कोई हिल गया। ट्रक ड्राइवर और मालिक पर अब हत्या का केस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती ने औरैया हादसे पर दुख जताया, साथ ही साथ हादसे और मजदूरों के पलायन को लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े किए। राज्यों की जो सरकारें, उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि ऐसे में तो उनके लिए, उनके जो मूल राज्य हैं तो वहाँ भेजने के लिए, जहाँ के वो रहने वाले हैं, तो केंद्र और राज्यों को उनको भेजने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो नहीं की। मैं बार बार इस बात को कहती रही केंद्र और राज्यों को। तो जो प्रवासी मजदूर लोग हैं तो वो जब अपने प्रदेशों में जाना चाहते हैं तो उनको भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। वो मजबूरी में जाना चाहते हैं।
तो सुना आपने बीएसपी प्रमुख मायावती यहां पर क्या कुछ कह रही हैं। सीधा सवाल सरकार के इंतजामों पर। अब आपको दिखाते हैं कि लॉकडाउन में हादसे की वजह से कुल कितनी मौत हुई है। लॉकडाउन के दरमियान किस तरीके से दर्दनाक हादसे हुए हैं अब तक, वो जरा आप देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबाद की। 27 मार्च को हैदराबाद में 8 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई और यहां से जो तमाम सिलसिला है ये शुरू होता है। एक के बाद एक इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। प्रवासी मजदूर जो अपने घर जाना चाहते हैं उनकी मौत की खबरें भी लगातार सामने आती है। 28 मार्च अगले दिन बिहार के भागलपुर में 4 मजदूरों की मौत हो जाती है। हैदराबाद के बाद कुछ इस तरीके की घटना बिहार में घटती है और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है जो पूरे सिस्टम पर, पूरे इंतजाम पर सवाल खड़ा करता है। 28 मार्च को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 4 मजदूरों की मौत होती है। देखिए जरा, इसी तरीके से 1 अप्रैल को गुरुग्राम में 5 मजदूरों की मौत होती है और यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये नकारात्मक खबर है, लेकिन अब रुक करेंगे पॉजिटिव खबर के लिए। चलिए, तो मजदूरों का पलायन एक समस्या हो सकती है, लेकिन उस संदर्भ में भी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच अच्छी खबर आई है कोरोना को लेकर। भारत और अमेरिका के रिश्तों में मजबूती आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से वेंटिलेटर की जो सहायता है वो मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें, अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है अभी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया। ट्रंप ने ऐलान किया है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए अमेरिका भारत को बड़ी संख्या में वेंटिलेटर देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर घातक कोरोना वायरस के लिए टीका भी विकसित कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई जो है वो भेजी थी, 5 करोड़ गोलियां भेजी थी, जिस पर ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। भारत में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए इलाज के लिए अधिक वेंटिलेटर की जरूरत है। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि अमेरिका भारत को कितने वेंटिलेटर देगा, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि कोरोना की इस जंग में वेंटिलेटर बहुत अहम है, तो हर सहायता जो है वो बेहद कीमती होगी। देश में 50,000 वेंटिलेटर अभी मौजूद हैं। 10 लाख वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी अगर कोरोना इसी रफ्तार से बढ़ता रहता है। तो ऐसे में हर मदद का हाथ जो है वो हमारे लिए इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हथियार की तरह से काम करेगा। 10 लाख वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी और अमेरिका की जो मदद आई है उससे जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं भारत को कोरोना की लड़ाई में वेंटिलेटर के तौर पर एक मजबूत हथियार जो है मिलेगा। इस बीच आपको बता दें, बेंगलुरु की 2 और दिल्ली की 1 कंपनी मिलकर वेंटिलेटर बना रहे हैं। एक वेंटिलेटर की कीमत 5.5 लाख के करीब जो है वो होती है और कई ऐसे डीआरडीओ भी है, नेवी की तरफ से भी कई साइंटिस्ट जो हैं इस तरह के वेंटिलेटर्स लगातार डेवलप कर रहे हैं जो सस्ते हो, कॉम्पैक्ट हो और जल्दी बन जाएं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि भारत को वेंटिलेटर की जरूरत तो है, लेकिन ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना की वैक्सीन पर भी काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक भारत में भी कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए 14 दवा कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें से कई कंपनी वैक्सीन का पहला चरण जो होता है वो फेज पार कर चुकी है। अब अमेरिका के दावे से इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर, तो यानी कि कहीं ना कहीं भारत के साइंटिस्ट को कुछ हद तक कामयाबी मिली होगी, तभी ये बयान आया है। तो एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि देखिए वैक्सीनेशन पर काम हो रहा है, लेकिन सवाल ये कि काम हो जो रहा है वो दवाई आखिर मिलेगी कब तक, इस साल के आखिर तक। और वहीं दूसरी तरफ जानकार कह रहे हैं कि देखिए साहब, जून और जुलाई में कोरोना का कहर तो और ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे में जो वैक्सीन है क्या वो वक्त पर मिल पाएगी। इस तरीके की कुछ और नेगेटिव खबरें भी लगातार कोरोना से जुड़ी हैं। सबसे पहले बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जो कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। लेकिन देखिए जरा इन तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरें मुंबई के शिवाजी नगर की हैं, जहां कल रात 8 बजे अचानक बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ बाजार में दिखती है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं बाजार लोगों से भरा पड़ा है। तो देखिए जरा, यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। लोगों ने अपने चेहरों को मास्क से भी नहीं ढका हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये लोग ईद की खरीदारी करने के लिए निकले थे। मुंबई निकले थे उस बाजार में जहां कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। जी हां, देश का मुंबई वो शहर है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। हर 3 में से 1 मामला महाराष्ट्र से जुड़ा है या कहिए मुंबई से जुड़ा है। ऐसे में विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर मुंबई पुलिस है कहां और प्रशासन कर क्या रहा है।
तो मुंबई में ये बड़ी लापरवाही देखी गई और इस लापरवाही के बाद कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। सवाल क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए जरा, मुंबई में जब बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं तो बड़ा सवाल यही कि कोरोना महामारी के बीच ऐसी भयानक तस्वीर, भयावह तस्वीर आखिर आई क्यों है? सिस्टम वहां पर कर क्या रहा था? पुलिस वहां पर क्या कर रही थी? जिला प्रशासन क्या कुछ कर रहा था? लोगों ने भी आखिर क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया, क्यों पालन नहीं किया? दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। ये जो तमाम लोग हैं इन्होंने इस बात को क्यों नहीं माना? ठाकरे सरकार की पुलिस इस दौरान कहां थी? ये सवाल विपक्ष भी खड़ा कर रहा है उद्धव सरकार से, उद्धव ठाकरे की सरकार से। और ये बड़ा सवाल है कि स्थानीय पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, क्यों नहीं इन लोगों को रोका गया? लॉकडाउन के बावजूद बाजार रात तक कैसे खुला? जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईद की शॉपिंग करने के लिए लोग यहां पर पहुंचे थे। किसने अनुमति दी? कैसे ये लोग वहां पर पहुंच गए? कौन अफसर इसके लिए जिम्मेदार है? क्या जवाबदेही तय होगी? देखिए जरा तस्वीरें, वाकई आप भी देखेंगे तो डर जाएंगे। ये कोरोना के संकट के बीच की तस्वीरें हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। तो इन सब के बीच आपको बता दें कि ये तस्वीर आखिर हम दिखा क्यों रहे हैं, क्योंकि मुंबई के आंकड़े देश और दुनिया को लगातार डरा रहे हैं। जी हां, सबसे ज्यादा आंकड़े मुंबई के हैं। देखिए जरा, मुंबई में अब तक 17,671 मामले हैं। एक शहर जहां पर औसतन देश का हर चौथा मामला नजर आ रहा है और अब तक कुल 655 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के चलते इन तस्वीरों को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों इतने बड़े पैमाने पर भीड़ वहां पर पहुंचती है। तो अनुराग, महाराष्ट्र के आंकड़े निश्चित तौर पर डरा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, लेकिन इस सब के बीच लोग अब कह रहे हैं कोरोना की जंग में ईश्वर का ही सहारा है। और एक अच्छी खबर आई है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो खुल गए हैं। वेद मंत्रों और जय बद्री विशाल के जय घोष के बीच कपाट खोल दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की तादाद हालांकि कम ही रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लेकिन मंदिर के कपाट खुले हैं तो भक्तों में एक पॉजिटिविटी आई है। उनके अंदर एक उम्मीद जगी है कि अब भगवान भोले शंकर जो है उनका हर कष्ट जो है वो हर लेंगे। बद्री भगत जो हैं वो अब कोरोना की इस जंग में अपने इष्ट का साथ पाकर इसको जल्द से जल्द हरा देंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां भी हो रहा है। भगवान बद्रीनाथ की पूजा के लिए आप किस तरह से ऑनलाइन भी आप अपने इष्ट को अपना चढ़ावा, अपना दान दे सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं, ये हम आपको बता दें। kedarnath.gov.in इस लिंक पर आप जाइए और उसको लिंक खुलते ही आपको उत्तराखंड के 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का डिस्प्ले दिखेगा। इस लिंक पर आपको विंडोज दिखेंगी, 3 विंडो दिखेंगी। एक में होगा रजिस्टर, यानी दर्शन करने के लिए पूजा विंडो ओपन करनी होगी। विंडो खुलते ही नाम, मोबाइल और नंबर डालकर आपको लॉगिन आईडी जो है वो बनानी होगी, यानी कि कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं और आप मनचाही तारीख पर ऑनलाइन दर्शन और पूजा कर सकते हैं। यानी कि डिजिटल इंडिया में और कोरोना के संकट में भक्तों ने अपने इष्ट तक पहुंचने का तरीका ढूंढ ही लिया है। और भगवान बद्रीनाथ की ऑनलाइन पूजा के लिए देवस्थानम बोर्ड की तरफ से एक रेट भी निर्धारित किए गए हैं। आपको दिखाते हैं कौन सी पूजा कितने की होगी। महाअभिषेक पूजा 4300 रुपए की होगी। अभिषेक पूजा आपको करानी है तो 4100 रुपए आपको देने होंगे। और कपूर आरती जो होती है वो 151 रुपए की होगी। चांदी आरती जो है उससे महंगी होगी। एक दिन की पूजा 11,700 रुपए की होगी। महाभोग के लिए 32,000 से ज्यादा का दान देना होगा। बाल भोग के लिए 7,301 रुपए। अष्टोत्तरी पाठ के लिए 4,301 रुपए जो है खर्चने होंगे। और भक्त ईश से कहेंगे कि कोरोना की जंग में उन्हें सकुशल बचा के रखें और इस जंग को जीतने की शक्ति दें। तो प्रार्थनाएं लगातार की जा रही हैं, दुआएं लगातार की जा रही हैं, लेकिन कोरोना का खतरा है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, बच्चों पर भी कोरोना का जो खतरा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और क्या कुछ नेगेटिव खबर है ये हम आपको बताते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि बच्चों को भी कोरोना से गंभीर खतरा है। जानलेवा वायरस से बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। WHO के मुताबिक कोरोना ने हर किसी के उम्र के लोगों को अपनी चपेट में लिया है। दरअसल में बेल्जियम में कोरोना के संक्रमण के 12 साल की लड़की की मौत हो चुकी है और ये यूरोप में सबसे कम उम्र की मौत का पहला मामला है, जबकि अमेरिका में 6 हफ्ते के मासूम की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसीलिए आने वाले दिनों में बच्चों पर खतरा बढ़ने की आशंका लगातार जताई जा रही है। दुनिया भर में लाखों बच्चे कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। तमाम जानकार इस तरीके के खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन WHO क्या कुछ कहता है ऐसी स्थिति में, ये हम आपको बताते हैं। आखिर क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं कि WHO को ये कहना पड़ रहा है कि बच्चों पर खतरा कोरोना का ज्यादा है। ये आप जरा समझ लीजिए। भारत में कोरोना से जो मृत्यु दर है, अप्रैल 2020 तक के आंकड़े हैं, 0 से यानी कि जन्म से 45 साल की उम्र तक के आंकड़े हम आपको दिखा रहे थे। और यहां पर 45 से 60 साल की जो मृत्यु दर है वो 10.3% के आसपास है। यानी अलग अलग जो आयु वर्ग है उसमें मृत्यु दर क्या है। 75 साल से ऊपर जो मृत्यु दर है वो 42.2% के आसपास है। ये अप्रैल 2020 के आंकड़े हैं। मई के आंकड़े अभी आने बाकी हैं और जून और जुलाई जिसका खतरा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जताया जा रहा है वो अभी बाकी है।
चलिए अनुराग, तो यहाँ पर लोगों के खिलाफ एक्शन जो लिया जा रहा है, जाहिर सी बात है क्योंकि इस बीमारी को अगर जीतना है तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपको सतर्क रहना है और तभी आप इस बीमारी से जीत सकेंगे। तो ऐसी बेवकूफियां और लापरवाही ना करें। और इस बीच एक अच्छी खबर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आ रही है, जहां लॉकडाउन के नियमों का लोगों ने अच्छे से पालन किया। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लोगों का अनुशासन और सरकारी प्रशासन का सक्रिय असर जो है वो देखने को मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट से राहत भरी खबर ये कि दूसरे इलाकों के मुकाबले पूर्वोत्तर राज्य में कोविड-19 के मरीजों की तादाद काफ़ी कम है और कई जगह तो ये ना के बराबर है। तो वहाँ के लोगों का डिसिप्लिन, सरकार की तरफ से तुरंत उठाए गए कदम जो हैं नॉर्थ इंडिया को इससे कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको फ्री कर रहे हैं, कोरोना फ्री धीरे धीरे। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो भी इसी बात की तस्दीक करते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा संक्रमण को काबू करने के मामले में बाकी राज्यों की तुलना में काफी अच्छा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरह से ये जो पूरा का पूरा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर ये तमाम राज्य जो है कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोरोना का कहर बहुत कम है, उसे वक्त रहते निपट लिया गया है। 8 राज्यों की कुल आबादी जो है वो 4.57 करोड़ है। तो एक तो आबादी के लिहाज से भी वहां घनत्व जो है काफी कम है, तो इसको भी ध्यान रखना होगा। सिर्फ एक व्यक्ति संक्रमित है। आपको बता दें कि लगभग 2 लाख की आबादी के अंदर देश के बाकी हिस्सों में 15,514 की आबादी में एक व्यक्ति संक्रमित होता है। तो आप रेशो देखिए कितना कम है। नागालैंड और सिक्किम में कोविड-19 का एक भी मामला नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम में 10 से कम मरीज वहां पर मौजूद हैं। तो एक तरह से कोरोना फ्री अगर देश के राज्य कोई सबसे पहले होंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य ही होंगे। तो यहां पर आपने देखा पूर्वोत्तर की स्थिति को, किस तरीके के आंकड़े पूर्वोत्तर के नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो तस्वीर पूर्वोत्तर की है वही तस्वीर इस देश के बाकी राज्यों की है। सिर्फ एक राजस्थान जहां पर लगातार कोरोना का कहर देखा जा रहा है और वो कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक ये मामला सिर्फ जयपुर में नजर आता था, लेकिन अब राजस्थान देश में 5वें नंबर पर पहुंच गया है कोरोना पीड़ितों के मामलों के लिहाज से। यहां पर जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक जो मामले हैं कोरोना के वो सामने आ रहे हैं। ये वो राजस्थान है जहां पर झालावाड़ मॉडल की तारीफ हो रही थी पूरे देश में, पूरी दुनिया में, लेकिन अब राजस्थान के ही आंकड़े पूरे देश को डरा रहे हैं। तो हमने आपको राजस्थान के आंकड़े दिखाए। राजस्थान की तस्वीर लगातार डरा रही है। 5वें नंबर पर राजस्थान पहुंच गया है। और जरा जिलावार भी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। चित्तौड़गढ़, यहां पर शहरी मरीज तो एक भी नहीं है, राहत की बात है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 142 ग्रामीण मरीज अकेले चित्तौड़ में है। नागौर में देखिए जरा 137 ग्रामीण मरीज हैं। ये राजस्थान की जिलावार हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर जयपुर की बात नहीं हुई है अभी तक, राज्य की राजधानी की बात नहीं हुई है, ये बाकी जिले हैं। देखिए जरा भरतपुर, 117 मामले भरतपुर में भी सामने आए हैं। और जो डराने वाली बात है वो ये कि ये ग्रामीण आबादी है। बांसवाड़ा में 65 जो ग्रामीण मरीज हैं वो कोरोना से संक्रमित नजर आ रहे हैं। जालौर में 42 शहरी जो मरीज हैं उनके मुकाबले ग्रामीण मरीज कहीं ज्यादा। शेखावाटी का झुंझुनू जिला जहां पर 40 ग्रामीण मरीज हैं, शहरी मरीज केवल 7 हैं। तो राजस्थान के हर जिले से लगभग ऐसी तस्वीर आ रही है। हालांकि कोटा में उल्टी तस्वीर नजर आती है, शहरी मरीज 200 से ज्यादा हैं। जैसलमेर में 38 ग्रामीण मरीज और पाली में 30 ग्रामीण मरीज नजर आते हैं। अजमेर में शहरी मरीज 200 से ज्यादा, ग्रामीण मरीज 18। तो ये हम अलग अलग जो शहर हैं उनकी तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है राज्य सरकार के सामने भी कि वो किस तरीके से कदम उठाते हैं एहतियातन इस पूरी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। तो हमने आपको राजस्थान की स्थिति दिखाई, राजस्थान के जिलेवार आंकड़े भी हमने आपको दिखाए। लेकिन राजस्थान में दरअसल में संक्रमण बढ़ क्यों रहा है? तेजी से मजदूरों का पलायन हुआ है। बड़ी संख्या में जो लोग राजस्थान के रहने वाले थे दूसरे हिस्सों से वो राजस्थान पहुंचे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी वजह है। प्रवासी मजदूरों का गांव में पहुंचना, देखिए जरा ये खतरा वो है जो अब देश के बाकी सूबों में भी नजर आता है। कुछ ऐसी तस्वीर वहां पर भी हो सकती है। संक्रमित लोगों का ग्रामीण इलाकों में जाना, जो प्रवासी मजदूर राजस्थान के रहने वाले थे वो अब अपने अपने गांव पहुंचे हैं, जिसके चलते इस तरीके के आंकड़े डराने वाले सामने आ रहे हैं। लेकिन अनुराग, इन डराने वाले आंकड़ों को हमें पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि जहां से कोरोना का संकट जो है पूरी दुनिया पे छाया, चीन का वुहान शहर, वहां से ही एक पॉजिटिव खबर आ रही है। तो अगर वो अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकते हैं तो हम कोरोना को मात क्यों नहीं दे सकते हैं? आपको बता दें उस शहर की पूरी आबादी का कोरोना टेस्ट जो है अब कराया जाएगा, ताकि डबल श्योर हो जाएं कि महामारी मुक्त हो गया है ये शहर। आपको बता दें कि कुछ मामले दोबारा सामने आए थे, तो उसके बाद चीन की सरकार ने घोषणा की कि जब तक वुहान के एक रिहायशी इलाके में 6 लोगों को कोरोना वायरस अगर दोबारा संक्रमित पाया गया है तो उसके बाद एहतियातन वो पूरे शहर का कोरोना टेस्ट कराने की कोशिश करेंगे। महामारी के खिलाफ चीन का महाअभियान जो है वो जारी है और उसमें
उन्होंने कह दिया है कि कोई भी जोखिम नहीं लेंगे। वुहान में रहने वाले करीब 1 करोड़ लोगों का कोविड-19 टेस्ट होगा एहतियातन, ताकि दोबारा इसके वहां पैर पसारने की गुंजाइश जो है वो टोटल खत्म हो जाए। करीब 10 दिन में 1 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट कराने की योजना है, तो प्रतिदिन 10 लाख के करीब ये जो है टेस्ट होंगे और लगभग पूरी आबादी को ही इसमें शामिल किया जाएगा ताकि हर पॉसिबिलिटी से रूल आउट किया जाए। तो एक अच्छी खबर है। तो एक तरफ जहां वुहान से अच्छी खबर आ रही है, लेकिन ये स्थिति हिंदुस्तान में भी संभव हो सकती है कि आबादी के लिहाज से, आर्थिक लिहाज से ये अपने आप में चुनौती है। और चीन से भी अच्छी खबरें ही आ रही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वुहान से फैले इस जानलेवा वायरस को लेकर चीन पर ही अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच एक बार फिर ये मुल्क कोरोना वायरस के मरीज और उसके मौतों से जुड़े आंकड़ों को लेकर विवादों में है। ताजा खुलासा यह हुआ है कि चीन में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद करीब 84,000 नहीं बल्कि करीब 6.5 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। जी हां, 84,000 नहीं, 6.5 लाख लोग। और चीन ने यह आंकड़ा छिपाया है। अब यह जानकारी लीक होने से एक बार फिर चीन पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्यों चीन की मुश्किलें बढ़ रही हैं? दरअसल में एक रिपोर्ट लीक होती है जिसके बाद अब चीन के आंकड़ों पर सवाल पूरी दुनिया उठा रही है। चीनी सेना के नेतृत्व में चलने वाली एक यूनिवर्सिटी की ये दरअसल में रिपोर्ट है जो लीक हुई है। नेशनल यूनिवर्सिटी है डिफेंस टेक्नोलॉजी की, जिसका ये डेटा लीक हुआ है, जिसने चीन की मुश्किलों को अब बढ़ा दिया है आंकड़ों के लिहाज से। चलिए, तो आंकड़े जो है चीन के वो लगातार उसे सवालों के घेरे में डाल रहे हैं, लेकिन अनुराग, डरना है, सतर्क होना है। चीन के इस महापाप पर दुनिया कार्रवाई भी करेगी, लेकिन इस सब के बीच हमारी लगातार कोशिश है कि इस कोरोना के साथ जिंदगी को बरकरार रखना है, पॉजिटिविटी के साथ रहना है, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ जो है आप बड़ी से बड़ी लड़ाई जो है उसको हरा सकते हैं। आप जरा देखिए, क्रिकेटर विराट कोहली मैदान से दूर हैं। उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ उन्होंने लॉकडाउन के बीच में अपने घर के बाहर जाकर किस तरह से क्रिकेट का लुत्फ उठाया, थोड़ी प्रैक्टिस की, वार्म अप किया। लगातार यही संदेश दे रहे हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, अपने घर में रहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हताश हो जाएं और जिंदगी से हार मान लें। आप कोरोना से इस लड़ाई के लिए फिजिकली और मेंटली खुद को तैयार रखिए, नियम कायदे कानूनों का पालन करते हुए। चलिए, तो हमारी कोशिश थी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाने की, ताकि आप जान सकें कि कहां सावधानी बरतनी है और किन खबरों को सुनकर आपको अपने हौसलों को मजबूत रखना है।